हाँ हेलो भाई। देखो मैं आ गया फिर से। अब प्रॉब्लम रिजॉल्व कर ली है मैंने, जो भी थी। टेक्निकल ग्लिच आ गया था। जैसे हमारी एसएससी के ऑर्गेनाइजेशन को आता रहता है ना, हर बात का एक ही रीजन उनके पास, टेक्निकल ग्लिच, टेक्निकल ग्लिच। तो मेरे पास भी एक ही रीजन है इस वक्त, टेक्निकल ग्लिच। ठीक है, अब बोल दिया। आ जाओ सारे लोग वापस, जितने भी थे। 4 क्वेश्चन किए हम लोगों ने। और ये स्टार्टिंग में वीडियो को डिसलाइक कौन करता है भाई? नहीं होगा उसका सिलेक्शन, ऐसे नहीं होता, पढ़ना पड़ता है उसके लिए, है ना। मतलब चीजों को अप्रिशिएट करने की बजाय तुम उसको, किसी बंदे को डिमोरलाइज करने की कोशिश कर रहे हो, बहुत गलत बात है ना। वापस सारे लोग आ जाएंगे, वेलकम। ओके, चलिए ठीक है, क्वेश्चन शुरू करते हैं। अब देखो यहाँ पे यार रिकॉर्ड बनना था, 2-2.5 घंटे की वीडियो जाती है ना, रिकॉर्ड बनता। चलो क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है ना। 4 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है ये। क्वेश्चन नंबर 5 को सब लोग ध्यान से देखेंगे। देखो क्या गिवन है, ये आपके CISI का क्वेश्चन है। द डिफरेंस दिखाई दे रहा है ना सारे लोगों को? सारे लोगों को दिखाई दे रहा है ना? चलिए, the difference between the difference between CI and SI, the difference between CI and SI for a certain amount, the difference between CI and SI for a certain amount for the third year, for the third year, फॉर द थर्ड ईयर, मतलब तीसरे साल के सीआई और तीसरे साल के एसआई का डिफरेंस दे रखा है इज 53.2 रुपीज। कितना दे रखा डिफरेंस? 53.2 रुपीज। क्लियर? ओके। इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट, इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट, if rate of interest for first comma second and third, if rate of interest first second and third years are, फर्स्ट ईयर सेकंड और थर्ड ईयर के इंटरेस्ट रेट जो है वो अलग अलग है। कितने कितने रखे हैं? 14.28% कॉमा 16.66% एंड 11.11% रेस्पेक्टिवली। तीनों सालों के जो इंटरेस्ट रेट हैं वो भी अलग अलग हैं। क्लियर मेरे भाई? बात समझ में आ रही है सबको? ठीक है, चलिए। और आपसे यहां से पूछा है प्रिंसिपल की वैल्यू पूछी है, फाइंड प्रिंसिपल, फाइंड प्रिंसिपल, आपसे प्रिंसिपल की वैल्यू पूछिए। आपको डिफरेंस बिटवीन सीआई एंड एसआई, सीआई एंड एसआई का डिफरेंस दे रखा है तीसरे साल के लिए, किसी प्रिंसिपल पर जो तीसरे साल का सीआई और जो तीसरे साल का एसआई है उसका डिफरेंस 53.2 रुपीज है। यदि पहले साल का इंटरेस्ट रेट 14.28%, दूसरे साल का इंटरेस्ट रेट 16.66%, तीसरे साल का इंटरेस्ट रेट 11.11% है। क्लियर मेरे भाई? ऑप्शन है आपके 1596 रुपीज, 1436.4 रुपीज, 2010.96 रुपीज एंड 1077.3 रुपीज। ये सब आपके ऑप्शन है। जल्दी से करेंगे इस क्वेश्चन को, जल्दी से करेंगे, बहुत सिंपल। ठीक है, दोबारा समझाइए। क्या चीज दोबारा समझाएं भाई? सब तो समझा रहे हैं, ये तो अभी क्वेश्चन स्टार्ट ही नहीं कहा किया है, क्वेश्चन लिखा है सिर्फ जस्ट आपके सामने। तीसरे साल के सीआई और तीसरे साल के एसआई का डिफरेंस आपको दे रखा है, लेकिन तीनों साल के भाई एक प्रिंसिपल पर 3 साल के लिए ब्याज चढ़ रहा है, सीआई और एसआई, सीआई। और जो 3 साल के जो इंटरेस्ट रेट है वो अलग अलग है। पहले साल का 14.28, दूसरे साल का 16.66, तीसरे साल का 11.11। आपसे प्रिंसिपल की वैल्यू पूछी है, न्यूमेरिकल फिगर ये मैंने खुद सेट किया है। क्लियर? न्यूमेरिकल फिगर। देखो इस वीडियो को, वीडियो की नोटिफिकेशन बहुत सारे बच्चों के पास नहीं गई होगी, तो आप सब लोग अपने दोस्तों को बता देंगे, इन्फॉर्म कर देंगे कि हार्ड क्वेश्चन की सीरीज आई है। देखो अब इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो सबसे सिंपल फंडा होता है, ये जो आपको इंटरेस्ट रेट दिए हैं आपको परसेंटेज में, इसको फ्रैक्शन में लिखो। अगर आप ध्यान से देखोगे तो 14.28% जो होता है वो 1/7 होता है। 16.66% जो होता है वो 1/6 होता है। और 11.11% जो होता है वो 1/9 होता है। कितना होता है? 1/9। यहां पे पहले साल का इंटरेस्ट रेट इस फ्रैक्शन के हिसाब से, दूसरे का इसके हिसाब से, तीसरे का इसके हिसाब से। आपसे क्वेश्चन में प्रिंसिपल पूछा है तो हमेशा एक ट्रिक बना लेंगे, एक शॉर्ट ट्रिक, एक बहुत अच्छा मेथड, एक बहुत इजी मेथड है कि इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा प्रिंसिपल को आप एज्यूम कर लीजिए। ये जो डिनोमिनेटर में दे रखा है, जो हर में दे रखा है,
उसका प्रोडक्ट यानी कि 7 into 6 into 9 मैंने क्या एज्यूम कर लिया, प्रिंसिपल एज्यूम कर लिया। क्या एज्यूम कर लिया मैंने, प्रिंसिपल क्या एज्यूम कर लिया, 7 into 6 into 9 जो डिनोमिनेटर में होता है, जो फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर वाला पार्ट होता है वो मैंने एज्यूम कर लिया। प्रिंसिपल क्या एज्यूम कर लिया, 7 into 6 into 9। सपोज ये आपका प्रिंसिपल है, सपोज ये आपका प्रिंसिपल है। अब देखिए पहले साल में कितना ब्याज मिलना है, 14.28%, जो कि 1/7 होता है। यानी कि पहले साल में जो सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा, पहले साल में सीआई और एसआई दोनों बराबर होता है, इनकी 7 into 6 into 9 का 1/7 पार्ट, यानी कि फर्स्ट ईयर में जो, यानी कि फर्स्ट ईयर में जो इंटरेस्ट मिलेगा वो 6:9 होगा। जो फर्स्ट ईयर में इंटरेस्ट मिलेगा वो 6:9 होगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं, जो फर्स्ट ईयर में इंटरेस्ट मिलेगा वो क्या होगा, 6:9। यही सिंपल इंटरेस्ट होगा, यही कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। क्लियर। अब देखो दूसरे साल में जो इंटरेस्ट मिलेगा, दूसरे साल में जो इंटरेस्ट मिलेगा वो क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहा हूं। दूसरे साल में जो इंटरेस्ट मिलेगा वो 7:6:9, प्रिंसिपल का 1/6, प्रिंसिपल का 1/6, यानी कि 7:9 तो मिलेगा ही मिलेगा। प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, ब्याज पे ब्याज। और आपके इस ब्याज जो 6:9 पे, आपका जो ब्याज 6:9 है, 6:9 का भी 1/6 यानी कि 9 रुपए ब्याज आपको और मिलेगा। क्लियर है कि नहीं, 6:9 का भी 1/6 यानी कि 9 रुपए ब्याज आपको और मिलेगा। क्लियर। कोई दिक्कत है मेरे भाई, सबको बात समझ में, फिर से समझेंगे। प्रिंसिपल आपको हमेशा 7:6:9 एज्यूम करना है, डिनोमिनेटर का मल्टीपल। फर्स्ट ईयर में जो ब्याज मिलेगा वो 7:6:9 का 1/7 यानी कि 6 CISI पे मैंने बहुत तगड़ी रिसर्च करी है, बैंकिंग लेवल से, कोई एसएससी के फर्जी क्वेश्चन नहीं, बहुत तगड़े तगड़े क्वेश्चन, 10-12 मेथड मुझको आते हैं खतरनाक वाले। फर्स्ट जो है वो क्या होगा, 6:9, क्या होता है 6:9 फर्स्ट ईयर का सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों बराबर। सेकंड ईयर का जो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा, सेकंड ईयर का वही वो प्रिंसिपल का 1/6 यानी कि 7:9 तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस इस 6:9 का 1/6 यानी कि 9 भी मिलेगा। अब देखिए तीसरे साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा, तीसरे साल में जो इंटरेस्ट की जो रेट है वो 1/9 है, यानी कि प्रिंसिपल का 1/9 यानी कि 7:6 तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस 7 into 6 तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस आपको इस पे भी ब्याज मिलेगा, आपको इस पे भी ब्याज मिलेगा, आपको इस पे भी ब्याज मिलेगा। क्लियर है कि नहीं, जो ऑलरेडी ऑलरेडी इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलता है। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट, आपको इस पे भी इंटरेस्ट मिलेगा, आपको इस पे भी इंटरेस्ट मिलेगा, आपको इस पे भी इंटरेस्ट मिलेगा। तो अगर मैं इन तीनों को ऐड करूं, 6:9 प्लस 7:9 प्लस 9, तो यहां से 9 कॉमन आ गया, 7 6 13 और 1 14, अंदर 6 + 7 + 1, 9 into 14 बचा, कितना बचा, 9 into 14 बचा। क्लियर है कि नहीं, क्या बचा, 9:14 बचा। यानी कि आपको 9:14 रुपए का भी 1/9 यानी कि आपको तीसरे साल में 14 रुपए और एक्स्ट्रा मिलेगा। और यही जो 14 रुपए है वो तीसरे साल के सीआई और तीसरे साल के एसआई का डिफरेंस है, क्योंकि पहले साल में साधारण ब्याज 6:9, दूसरे साल में साधारण ब्याज 7:9, तीसरे साल में जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 7:6, आपको 14 रुपए और एक्स्ट्रा मिला है तीसरे साल में, जो कि कंपाउंड इंटरेस्ट है तीसरे साल में का मतलब समझ रहे हो कि नहीं, जो कि आपको मोर मिला है। तो तीसरे साल का जो टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट है वो इतना है, और तीसरे साल का सिंपल इंटरेस्ट इतना है। तो आपको सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस कितना दिख रहा है, 14 दिख रहा है। 14 क्यों एक्स्ट्रा मिला, क्योंकि ब्याज पे ब्याज मिलता है, 6:9 7:9 और 9 पे ब्याज मिला जो 14 रुपए के इक्वल है। क्लियर है। अरे इसमें कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज है, आपको समझाने के लिए मैं इतना समझा रहा हूँ, सबको बात समझ में आई होगी। तो ये जो है यही तो है आपके काम की चीज, तीसरे साल के सी और तीसरे साल के एसआई का डिफरेंस कितना है, 14। और इसी 14 की वैल्यू कितनी दी आपको, 53.2 रुपीज। 14 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है, 53.2 रुपीज। तो यहां से एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 14 × 42 10 और 11 3.8 रुपीज। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3.8 रुपीज। सबको बात समझ में आई, एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3.8 रुपीज। क्लियर। एक यूनिट की वैल्यू 3.8 रुपीज है, आपसे प्रिंसिपल पूछा है। तो अगर प्रिंसिपल मैंने 7:6:9 पूछा है, तो आपका जो प्रिंसिपल होगा, अगर एक यूनिट की वैल्यू 3.8 रुपये है, तो आपको इसमें 3.8 रुपए से और मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। ये चार आपके ऑप्शन है, आप यूनिट डिजिट से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि आपका यूनिट डिजिट देखो क्या आ रहा है, 7 2 2 9 18 8 अट्ठू मट्टू 64 4। आपके आंसर का यूनिट डिजिट 4 होना चाहिए। एक ही ऑप्शन में यूनिट डिजिट 4 है, सेकंड ऑप्शन में, तो आपके क्वेश्चन का आंसर कितना है, 4। क्लियर भाई। अब बताओ किसी को कोई दिक्कत है इसमें, क्लियर है ना।
सबको बात समझ में कैसे हुआ, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर का अलग अलग ब्याज कैलकुलेट किया। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको पूरा डीप कंसेप्ट पता होगा एसआईसीआई का, तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे। क्लियर मेरे भाई, वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे सारे लोग, है ना। 5 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, 4 क्वेश्चन के अभी हम बवाल कर चुके हैं, है ना। उसमें थोड़ा टेक्निकल ग्लिच हो गया था, आप वो वीडियो भी जरूर देखें अगर कोई नए लोग हमसे जुड़े हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सारे लोग। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। बात समझ में आ रही है ना सबको, बहुत इजी है, पूरा डाउट क्लियर हो गया, हाँ वेरी गुड भाई। डाउट ऐसे कोई मन में शंका ना रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे फेवरेट टॉपिक से, फेवरेट टॉपिक मतलब ज्योमेट्री से है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 की लैंग्वेज है क्वांटम कैट सर्विस कुमार वर्मा का क्वेश्चन है। इन ए ट्राइंगल एबीसी, ठीक है, क्वेश्चन सोर्सेस क्वांटम कैट। इन ए ट्राइंगल एबीसी साइड ए बी इक्वल टू ए सी, किसी त्रिभुज एबीसी में साइड ए बी की वैल्यू साइड ए सी के बराबर होती है, एंड एंगल बी ए सी बराबर गिवन है आपको 20 डिग्री। एंगल बी ए सी कितना दिया आपको 20 डिग्री। D is a point, D is a point on side AC, D is a point on side AC, D जो है भुजा AC पर कोई बिंदु है, एंड BC की वैल्यू AD के इक्वल दी है। BC की वैल्यू किसके इक्वल दी है आपको, AD के इक्वल दी है। समझ में आ रहा है कि नहीं, आपसे पूछा है एंगल DBC की वैल्यू कितनी है, सिर्फ लैंग्वेज दिया, डायग्राम नहीं दिया। फाइंड एंगल DBC, ऑप्शन है आपके 50 डिग्री, 45 डिग्री, 65 डिग्री और 70 डिग्री, ये सब आपके ऑप्शन है। जल्दी से करेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्लियर मेरे भाई, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस भी पढ़ा दूंगा, सब कुछ पढ़ा दूंगा, भरोसा तो रखो, थोड़ा समय तो दो। क्लियर, ये बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, इजी इजी एकदम। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट करो जल्दी से इस क्वेश्चन को। चलिए, एक त्रिभुज एबीसी है, उसमें भुजा एबी भुजा एसी के बराबर है। पहले मैं डायग्राम बना के दिखाता हूं। देखो क्वेश्चन है क्वांटम गेट सर्विस कुमार वर्मा का, सॉल्यूशन मेरा खुद का है। मेरे दिमाग में जो सबसे पहले चीज आई इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की, मैं आपको वही सॉल्यूशन एक्सप्लेन कर रहा हूं। सॉल्यूशन बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है ना, जो दिमाग में सबसे पहले क्लिक करती है वही बेस्ट सॉल्यूशन होता है, मैं उसी को यहाँ पे बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है भाई। और भी सॉल्यूशन हो सकते हैं इसके, देखेंगे। एक त्रिभुज एबीसी है, पहले मैं यहाँ पे डायग्राम बना देता हूं, डायग्राम बड़ा सा बनाऊंगा मैं। एक ट्राइंगल एबीसी है, इस तरीके से मैंने एक ट्राइंगल बना दिया। क्लियर, चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये ए हो गया, ये आपका बी हो गया, ये आपका सी हो गया, जिसमें एंगल बी ए सी 20 डिग्री, इस एंगल की वैल्यू आपको 20 डिग्री गिवन है, ये एंगल आपका 20 डिग्री है। इसके बाद D इज ए पॉइंट ऑन साइड AC, इस साइड AC पर एक पॉइंट D है आपका, एंड BC इक्वल टू AD, और मैंने इस तरीके से B से D को मिलाया है। क्लियर है कि नहीं। वैसे आपको ये डायग्राम थोड़ा सा इस तरीके से बनाना चाहिए, थोड़ा छोटा करके बनाना चाहिए आपको। ये जो डायग्राम है वो इस तरीके से बनाना चाहिए, इस तरीके से। आप देखो यहां से, ये ABC डायग्राम का भी बहुत रोल होता है। ये एंगल गिवन है आपको 20 डिग्री, इस पॉइंट AC पे एक पॉइंट D इस तरीके से है, यहाँ पे एक पॉइंट D मैंने यहाँ पे ले लिया, सपोज D पॉइंट यहाँ पे ले लिया। क्लियर है कि नहीं। और B से मैंने D को मिलाया, आपको गिवन है कि AD जो है BC के इक्वल है, ये जो लाइन AD है ये BC के इक्वल है, AD जो है BC के इक्वल है। क्लियर है कि नहीं। और ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ऑलरेडी आपका AB और AC इक्वल है, ऑलरेडी आपका AB और AC इक्वल है। आपसे एंगल DBC यानी कि आपसे इस एंगल की वैल्यू पूछी कि ये एंगल कितना होगा, थीटा, आपसे ये एंगल थीटा पूछा है। क्लियर है कि नहीं, आपसे एंगल थीटा की वैल्यू पूछे, जल्दी से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, जबकि आपको एडी और बीसी इक्वल दिया है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में सारा दिमाग आप लगाने की कोशिश करेंगे। क्लियर सी बात है, बहुत सिंपल है, आपको इस एंगल थीटा की वैल्यू निकालनी है, जो भी हो कैसे भी करके इस एंगल थीटा की वैल्यू निकालिए। 50 डिग्री एकदम गलत। अब देखो ध्यान से, सबसे पहली बात तो कि यहां पे आपको साइड ए बी साइड AC के इक्वल दिए, साइड ए बी साइड AC के इक्वल दिए, तो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल, एक समद्विबाहु त्रिभुज जिसमें ए बी AC के बराबर है, तो इनके आमने सामने के कोण भी बराबर होंगे। अगर ये एंगल 20 डिग्री का है तो एंगल बी और एंगल सी का सम 160 डिग्री होना चाहिए, यानी कि दोनों एंगल 80-80 डिग्री के होने चाहिए। यानी कि ये एंगल भी कितना होना चाहिए आपका 80 डिग्री, और ये एंगल भी टोटल कितना होना चाहिए आपका 80 डिग्री। बात समझ में आ रही है कि नहीं, क्लियर है कि नहीं भाई। ये एंगल 80 डिग्री और ये पूरा का पूरा एंगल ये भी कितना हो जाएगा आपका 80 डिग्री, 80 80 और ये 60।
क्लियर। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूं, मैं यहाँ पे ध्यान से देखो, मुझे क्या करना है, अल्टीमेटली ट्राइंगल बीडीए में, ट्राइंगल एबीडी में साइन रूल लगाना है। साइन रूल लगाऊंगा मैं ट्राइंगल एबीडी में, क्योंकि मुझे पता है अगर साइड की वैल्यू पता हो और एक दो एंगल पता हो तो साइन रूल सबसे बेस्ट तरीका है। मैंने क्या किया कि पॉइंट ए से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया इस ट्राइंगल पे, आइसोसेलेस ट्राइंगल पे मैंने क्या किया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया अपोजिट वर्टेक्स से, और इस तरीके से पॉइंट ई पे जाके मिला। अब ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉप है ये क्या करेगा, आइसोसेलेस ट्राइंगल में शीर्ष से डाला गया लंब क्या करता है, भुजा को समद्विभाजित करता है। अगर बीसी मैंने सपोज 2 मान लिया है, मैंने बीसी क्या मान लिया, सपोज 2 मान लिया, तो बीई भी आपका 1 हो जाएगा और ईसी भी आपका 1 हो जाएगा। बीसी मैंने 2 मान लिया तो आपका एडी भी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि बीसी और एडी क्या है आपके इक्वल इक्वल है। बीसी और एडी क्या है आपके इक्वल इक्वल है, तो आपका एडी भी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 ये क्लियर। कोई दिक्कत किसी भाई को? 65 डिग्री एकदम गलत, 65 डिग्री भी गलत आंसर है। ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, क्लियर है कि नहीं? अरे सबको बात समझ में आ रही है? ये 2 और ये 2 क्लियर। अब देखो ध्यान से, ये 2 और ये पूरा 2 हो गया, ये 1 हो गया, 1 हो गया। अब ये 90 डिग्री है, कितना है 90 डिग्री, ये जो है एंगल ये 90 डिग्री है, ये पूरा 80 डिग्री है, कितना है 10 डिग्री, ये बाइसेक्ट होगा ना, ये पूरा 10 डिग्री, और ये कितना है 80 डिग्री, कितना है ये 80 डिग्री। भाई ये पूरा का पूरा एंगल भी कितना है 80 डिग्री का, क्लियर। अब मुझे ट्राइंगल ए बी डी में मैं ये साइड ए बी की वैल्यू आसानी से निकाल सकता हूं, ए बी की वैल्यू आसानी से निकाल सकता हूं। कैसे? अगर आप ट्राइंगल ए बी ई में फोकस करो, ट्राइंगल ए बी ई में फोकस करो, तो मुझे ए बी की वैल्यू चाहिए, ये 1 है। अगर मैं लगाऊं यहां पे cos 80 डिग्री, क्या लगाऊं मैं यहां पे cos 80 डिग्री लगाऊं, ये कुछ मजाक क्वेश्चन नहीं है। cos 80 डिग्री, cos 80 डिग्री का मतलब होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ट्राइंगल ए बी ई में बेस क्या है 1 और हाइपोटेन्यूज क्या है आपका, हाइपोटेन्यूज है आपका ए बी। हाइपोटेन्यूज कितना है आपका ए बी, हाइपोटेन्यूज कर्ण कितना ए बी। तो यहां से ए बी की जो वैल्यू आएगी वो 1 अपॉन cos 80 डिग्री आएगी, ये मैंने निकाल ली। साइड ए बी की जो वैल्यू है वो 1 अपॉन cos 80 डिग्री है, ये मैंने कैलकुलेट कर लिया। ट्राइंगल ए बी ई राइट एंगल ट्राइंगल में cos लगा के, cos थीटा cos 80 डिग्री लगा के, क्लियर। तो मैं इसको मिटा दे रहा हूं, मैं सिर्फ इतना लिख रहा हूं कि जो ए बी की वैल्यू है वो 1 अपॉन cos 80 डिग्री है, क्लियर। आप देखेंगे ट्राइंगल ए बी डी में, ट्राइंगल ए बी डी में क्या लगा दो, साइन रूल लगा दो। हर जगह साइन रूल लगता है अगर आपको साइड और एंगल पता है, ठीक है भाई। थोड़ा स्लो, थोड़ा स्लो, ठीक है। ट्राइंगल ए बी डी, ट्राइंगल ए बी डी में साइन रूल लगाना है। साइन रूल आपको मैंने बड़ा डिटेल में एक्सप्लेन किया है। ए बी की वैल्यू 1 अपॉन cos 80 डिग्री में निकाल चुका हूं ट्राइंगल ए ई बी से। तो आपको साइन रूल लगाना है। साइन रूल कैसे लगाओगे देखेंगे ध्यान से। ट्राइंगल ए बी डी को मैं यहाँ पे कोने में बना दे रहा हूँ। ये जो ट्राइंगल ए बी डी है वो इस तरीके से दिखाई दे रहा होगा आपको। ये है बी, ये है ए, ये है डी, ये साइड आपकी 2 और ये ए बी है आपका 1 अपॉन cos 80 डिग्री। इस तरीके से दिखाई दे रहा होगा ना, ये ए बी डी। इसको मैंने उठा के यहाँ पे बना दिया ए बी डी। ये साइड ए डी आपकी 2, ए बी आपका 1 अपॉन cos 80 डिग्री, जिसमें ये एंगल आपका 20 डिग्री का है। इससे मुझे कोई मतलब नहीं है, ये क्लियर। किसी को दिक्कत इसमें? ठीक है भाई। ये जो एंगल है, सॉरी ये एंगल कितना है, ये आपका 20 डिग्री का एंगल है, आपका 20 डिग्री का एंगल है, क्लियर। कोई दिक्कत? सबको बात समझ में आ रही है कि नहीं? और ये जो है, ये देखो ये थीटा है, ये 80 है, तो इसका एक्सटीरियर एंगल कितना हो जाएगा 80 प्लस थीटा। कितना हो जाएगा एक्सटीरियर एंगल 80 प्लस थीटा, कितना हो जाएगा ये 80 प्लस थीटा, कितना हो जाएगा भाई ये 20, ये 80 प्लस थीटा। भाई इस ट्रायंगल में देखो ध्यान से, इस ट्रायंगल में देखेंगे अगर ध्यान से, ये थीटा है, ये 80 है, तो 80 प्लस थीटा हो जाएगा। 80 प्लस थीटा 20, ये कितना बचेगा आपका, ये बचेगा आपका 80 माइनस थीटा। कितना बचेगा ये 80 माइनस थीटा, क्लियर। कोई दिक्कत है किसी को? ऑप्शन से भी हो जाएगा। मैं आपको पूरा लॉजिक समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं आपको पूरा लॉजिक समझाने की कोशिश कर रहा हूं, इसको लॉजिक को ध्यान से देखो। अरे क्लियर है कि नहीं भाई? ये 80 प्लस थीटा, ये एंगल 80 माइनस थीटा, ये 1 बाई cos 80, क्लियर है कि नहीं? ओके ठीक है, ऑप्शन मैंने सही लिखे इसके, जस्ट वन सेक। ठीक है ठीक है ठीक है, बात समझ में आई सबको? यहां तक क्लियर है कि नहीं भाई? इस ट्रायंगल डी बी सी को ध्यान से देखो, ये एंगल 80 है, ये एंगल थीटा है, तो मुझे निकालना है थीटा 80, इसका एक्सटीरियर एंगल 80 प्लस थीटा, ये 20 है, तो 80 माइनस थीटा होगा। साइन रूल लगा दो। साइन रूल लगाने के हिसाब से साइड 2 के सामने है 80 माइनस थीटा, तो 2 अपॉन साइन 80 माइनस थीटा इक्वल टू हो जाएगा
ये जो साइड ए बी यानी कि 1/cos 80 और 1/cos 80 डिग्री के सामने साइन 80 प्लस थीटा, ये होना चाहिए कि नहीं बताओ, किसी को कोई दिक्कत? ये तो होता है a बाई साइन ए बराबर b बाई साइन बी। क्लियर? चलिए, कोई दिक्कत है किसी को यहाँ पे? अरे इसमें थोड़ा इसको रिपीट करके आप देख लेना, थोड़ी टिपिकल चीजें हैं। अब देखो ध्यान से, मुझे यहाँ पे मैं साइन 80 प्लस थीटा को इधर ले आता हूं, साइन 80 माइनस थीटा आपका नीचे, साइन 80 प्लस थीटा को मैं इधर ले आया, साइन 80 माइनस थीटा इधर, और ये 1/2 cos 80 डिग्री, दो हो जाएगा आपका इधर 1/2 cos 80 डिग्री। फिर से समझ लेंगे सारे कैलकुलेशन। मैंने क्या किया, एबीसी आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल दे रखा था, ये एंगल 20 डिग्री दे रखा था, मैंने सामने वाले साइड से इस पे परपेंडिकुलर डाला, परपेंडिकुलर डालने पे ये इसको यहां पे आके मिला, ये साइड 1 मान ली, ये साइड 1 मान ली, पूरी साइड 2 हो गई, तो एडी भी आपकी 2 हो जाएगी, एडी भी आपकी 2 हो जाएगी। मुझे ट्रायंगल एबीडी में साइन रूल लगाना था, उसके लिए मुझे साइड एबी की वैल्यू चाहिए थी, तो मैंने राइट एंगल ट्रायंगल एबीई में कॉस लगा के मैंने साइड AB की वैल्यू निकाल ली 1/cos 80। अब मैं ट्रायंगल सीधा ABD में कूद गया, जिसमें थीटा है, ये 80 है तो 80 प्लस थीटा होगा, ये 20 डिग्री 80 माइनस थीटा होगा, साइन का मैंने रूल लगाया तो ये चीज आई। क्लियर है कि नहीं, कोई दिक्कत? अब देखो 1/2 होता है आपका कितना, साइन 30, 1/2 कितना होता है, साइन 30। क्लियर? और ये बचा cos 1/2 को क्या लिख दिया मैंने, साइन 30, ये जो 1/2 आया था उसको साइन 30, और ये जो cos 80 डिग्री है, cos 80 डिग्री को आप ऐसे नहीं लिख सकते साइन 10 डिग्री, cos 80 डिग्री को ऐसे नहीं लिख सकते साइन 10, cos 80 डिग्री का मतलब साइन 10 ही तो होता है, cos 90 माइनस 10 साइन 10 डिग्री। क्लियर है कि नहीं? तो देखो ध्यान से, साइन 30 डिग्री जो है, साइन 30 डिग्री का मतलब साइन 150 डिग्री होता है, साइन 30 डिग्री साइन 150 डिग्री की वैल्यू सेम होती है, साइन 30 डिग्री बराबर साइन 150 डिग्री होता है कि नहीं? अगर आप यहां से ध्यान से देखो तो 80 माइनस थीटा 10 और 80 प्लस थीटा 150, तो थीटा इक्वल टू क्या सेटिस्फाई कर रहा है इसको, 70 डिग्री। थीटा इक्वल टू क्या सेटिस्फाई कर रहा है इसको, 70 डिग्री। को दिक्कत भाई, 80 माइनस थीटा इक्वल टू 10, तो यहाँ पे थीटा की जगह 70 रखोगे तब आएगा, और थीटा की जगह यहाँ पे 70 रखोगे तो 80 प्लस 70 तब आपको 150 डिग्री आएगा। ये इस क्वेश्चन को करने का मेरे दिमाग में सबसे पहले लॉजिक आया, जो कि एक बहुत सिंपल और बहुत अच्छी अप्रोच है इस क्वेश्चन को करने की। आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, आपको साइन रूल लगाना समझ में आएगा, आपको राइट एंगल ट्रायंगल समझ में आएगा, आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी यूज करना आएगी। क्लियर? कोई दिक्कत है किसी को? है ना? हार्ड क्वेश्चन सीरीज का जो पूरा सेट है वो यूट्यूब पे प्लेलिस्ट बन रखी है, डेली हार्ड क्वेश्चन सीरीज के नाम से, आप सर्च कर सकते हो, सिंपल यूट्यूब पे डाल दोगे हार्ड क्वेश्चन एसएससी तो भी आ जाएंगी वीडियोस। ठीक है, हाँ। क्लियर मेरे भाई? तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब हम आगे बढ़ेंगे, अभी भी हमारे पास काफी सारे क्वेश्चन बाकी हैं, क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, इजी इजी से बहुत सारे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ट्रिग्नोमेट्री से है, और भी बहुत सारे मेथड हैं, आप अपने खुद से डेवलप कर सकते हो, मेरा मेथड ये है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका कौन सा है, 8 होगा, क्वेश्चन नंबर 8, वट एवर इट इज आई डोंट नो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हाइट एंड डिस्टेंस है। हाइट एंड डिस्टेंस का ये पहला क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, मैंने आज तक कोई क्वेश्चन नहीं कराया हाइट एंड डिस्टेंस का। ठीक है, एन ऑब्जेक्ट इज ऑब्जर्व्ड, एन ऑब्जेक्ट, ध्यान से देखेंगे, इज ऑब्जर्व्ड, एक ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व किया जाता है फ्रॉम 3 पॉइंट्स, 3 पॉइंट से ऑब्जर्व किया जाता है, फ्रॉम 3 पॉइंट्स ए कॉमा बी कॉमा सी in the same horizontal line, in the same horizontal line, ठीक है, in the same horizontal line। क्लियर है? पासिंग थ्रू द ऑब्जेक्ट, जो बेस के ऑब्जेक्ट से लाइन पास कर रही है, पासिंग थ्रू दी बेस ऑफ ऑब्जेक्ट, उस पे 3 पॉइंट है ए बी सी, वहां से उस ऑब्जेक्ट को क्या किया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है। क्लियर है ना? द एंगल ऑफ एलिवेशन, द एंगल ऑफ एलिवेशन, the angle of elevation at B, the angle of elevation at B is twice, at B is twice, and at C, and at C thrice at A। मतलब एंगल बी पे जो एलिवेशन बन रहा है वो एंगल ए पे जो एलिवेशन बन रहा है उसका 2 गुना है, और एंगल सी पे जो एलिवेशन बन रहा है उसके एंगल का 2 गुना है। ठीक है, इफ ए बी की वैल्यू दी है आपको 15, साइड ए बी की लंबाई दी है आपको 15, साइड बी सी की लंबाई दी है आपको 9। क्लियर मेरे भाई?
तो आपसे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पूछा है, देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू व्हाट, की उस ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी होगी, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करनी है आपको। बहुत ये अच्छा क्वेश्चन है, टिपिकल क्वेश्चन है। क्लियर? ठीक है, चलिए ऑप्शन है 12 अंडर रूट 2, 10 अंडर रूट 2, 8 अंडर रूट 2 और 9 अंडर रूट 2। ये सब आपके ऑप्शन है, जल्दी से करेंगे। क्लियर? करो जल्दी से। हाँ, इस क्वेश्चन को मैं स्लोली स्लोली समझाऊंगा, स्लोली स्लोली विन द रेस, है ना। बहुत, इस क्वेश्चन को मैं स्लोली समझाऊंगा, ठीक है भाई। करो इस क्वेश्चन को, सारे लोग करेंगे, करेंगे जल्दी से। बहुत सिंपल और इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन लिख दिया मैंने आपके सामने, क्वेश्चन लिख दिया है, ठीक है। चलो बनाओ। An object is observed from 3 points A, B and C in the same horizontal line passing through the base of object. The angle of elevation at B is twice at A and at C thrice at A. If AB 15, BC 9, then height of object. देखो इस क्वेश्चन में डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम डायग्राम बनाते हैं कि इस तरीके से एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है जो किसी हाइट पे है, तो ये हाइट होगी। यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, सपोज यहाँ पे कैटरीना कैफ खड़ी है, क्लियर है कि नहीं। और ये इस ऑब्जेक्ट यहाँ का इसका बेस हो गया, और ये बेस से पास करने वाली लाइन होगी हॉरिजेंटल लाइन, बेस से पास करने वाली हॉरिजेंटल लाइन, क्लियर है ना। इस हॉरिजेंटल लाइन पे 3 पॉइंट ए, बी और सी हैं। एक पॉइंट ये ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया, ये पॉइंट आपका सी हो गया, क्लियर है कि नहीं। पॉइंट ए पे एक लड़का खड़ा है, वो सिंपल सी बात है, कैटरीना कैफ को ताड़ेगा तो ऐसे चेकेगा, क्लियर है कि नहीं। और पॉइंट बी से ये ऐसे, और पॉइंट सी से ऐसे, क्लियर है कि नहीं। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? पॉइंट बी पे जो एलिवेशन एंगल बन रहा है वो पॉइंट ए पे जो एलिवेशन एंगल बन रहा है उसका 2 गुना है। पॉइंट बी पे जो एलिवेशन एंगल बन रहा है वो पॉइंट ए पे जो एलिवेशन एंगल बन रहा है उसका 2 गुना है। यानी कि अगर पॉइंट ए पे थीटा बन रहा है तो पॉइंट बी पे 2 थीटा बन रहा होगा। सबसे पहले तो यहाँ पे ये बात भी समझने की थी कि पॉइंट ए बी सी कहाँ पे है, पॉइंट ए इधर है, पॉइंट बी इधर है, पॉइंट सी इधर है। सिंपल सी बात है कि जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट की तरफ बढ़ते जाते हैं एलिवेशन एंगल भी बढ़ता जाता है। तो पॉइंट ए पे छोटा एंगल बताया गया क्वेश्चन में, पॉइंट बी पे बड़ा एंगल बताया गया, तो पॉइंट ए दूर होगा, पॉइंट बी पास होगा। तो पॉइंट ए पे एलिवेशन एंगल सपोज थीटा है, तो पॉइंट बी पे कितना होगा, 2 थीटा, क्लियर है कि नहीं। चलिए अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते, क्वेश्चन में बोला गया कि पॉइंट सी पे, पॉइंट सी से ये कैटरीना कैफ को ताड़ेगा ये वाला बंदा, तो इस पे जो एलिवेशन एंगल बन रहा है वो पॉइंट ए पे एलिवेशन एंगल का 3 गुना है, यानी कि कितना है, 3 थीटा। 3 थीटा। बच्चे कह रहे हैं कि बफरिंग की प्रॉब्लम हो रही है, हैं? बफरिंग की प्रॉब्लम हो रही है। हम्म, इट्स बफरिंग। अब ठीक है ना, ओके। चलिए ठीक है, ओके ओके ओके। चलिए यहां से शुरू करते हैं। तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये थीटा है, ये 2 थीटा है, ये कितना है, 3 थीटा। यार यहाँ पे थोड़ा काम चल रहा है ना ऑफिस में, तो बफरिंग की प्रॉब्लम है। चलिए कोई नहीं, ठीक हो गया। ये एंगल थीटा है, ये 2 थीटा है, ये 3 थीटा है। आपको साइड ए बी की लंबाई बताई गई है 15, साइड बी सी की लंबाई बताई गई है 9। आपसे इस ऑब्जेक्ट की हाइट, यानी कि आपसे ये पूछा है स्मॉल एच, आपसे ये पूछा है स्मॉल एच की इस ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी होगी। क्लियर है? कोई दिक्कत है यहां तक? बात समझ में आ रही है कि नहीं। इस ऑब्जेक्ट की हाइट पूछे, देखो ये क्वेश्चन बहुत लॉजिकल है, सब लोग इसको ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे। अब देखो, अगर मैं ट्रायंगल ए बी, इसको मैं नाम दे देता हूं सपोज पी और क्यू। अगर मैं ट्रायंगल ए बी क्यू में बात करूं, ट्रायंगल ए बी क्यू में बात करूं, तो इसका एक्सटीरियर एंगल 2 थीटा है, ये थीटा है, तो ये एंगल भी कितना होना चाहिए, थीटा होना चाहिए। भाई इस तरीके से आपका एक ट्रायंगल है ये, जिसमें ये एंगल आपको 2 थीटा गिवन है, ये थीटा है, तो एक्सटीरियर एंगल है, तो ये भी किसके इक्वल होना चाहिए, थीटा के इक्वल होना चाहिए कि नहीं। कोई दिक्कत? थीटा थीटा 2 थीटा। क्लियर? बात समझ में? बहुत सिंपल सी बात। आगे बढ़ेंगे। थीटा थीटा 2 थीटा, यानी कि आपका जो ये बी क्यू है ये भी कितना होना चाहिए, ये भी आपका 15 होना चाहिए। ये 15 है और ये भी 15 है, ये दोनों 15 15 के हो गए। क्लियर है कि नहीं। आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया ना, ये 15 ये 15, थीटा थीटा बराबर कोणों के सामने की भुजाएं भी बराबर होती है, 15 हो गया। क्लियर? ये 15 हो गया, ये 15 है, ये 15 है, ये 9 है, ये 3 थीटा है, तो 3 थीटा और ये फिर क्या हो जाएगा 180 माइनस 3 थीटा, कितना हो जाएगा 180 माइनस 3 थीटा। ये 3 थीटा है तो 180 माइनस 3 थीटा। ये 15, 15 के सामने का एंगल पता है 9, 9 के सामने का एंगल पता है, क्योंकि ये 3 थीटा है, ये 2 थीटा है, तो ये एंगल भी कितना होगा आपका, थीटा होगा।
एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होती है। अगर ये 3 थीटा है तो ये 2 थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा, ऑटोमेटिकली थीटा हो जाएगा। अब अगर मैं ट्रायंगल बी सी क्यू को यहां पे ध्यान से पकड़ लूं, ट्रायंगल बी सी क्यू को ध्यान से पकड़ लूं, जिसमें ये एंगल आपका 180 माइनस 3 थीटा है, ये एंगल थीटा है, ये एंगल 9 है, ये एंगल 15 है, तो इसमें साइन रूल आसानी से लगा सकता हूं, ए अपॉन साइन ए बराबर बी अपॉन साइन बी। साइन रूल में इस ट्रायंगल में लगाने की कोशिश करूंगा, सब लोग ध्यान से समझेंगे। ठीक है, बहुत टिपिकल क्वेश्चन है, रटे रटाए पैटर्न का क्वेश्चन है। ये लगेगा 15 अपॉन साइन 180 माइनस 3 थीटा इक्वल टू 9 अपॉन साइन थीटा, 9 अपॉन साइन थीटा। बात समझ में आ रही कि नहीं, 9 अपॉन साइन थीटा। साइन 180 माइनस 3 थीटा आपका क्या होता है, साइन 3 थीटा होता है। कितना होता है, साइन 3 थीटा होता है। क्लियर है कि नहीं, साइन 180 माइनस 3 थीटा साइन 3 थीटा होता है। अब इसको मैं 15/9 बराबर आ जाएगा साइन 3 थीटा अपॉन साइन थीटा, ये हो जाएगा। बताओ किसी भाई को कोई दिक्कत, 15/9 कितना हो जाएगा, 15/9 की साइन 3 थीटा अपॉन साइन 2 थीटा, नहीं साइन 3 थीटा अपॉन साइन थीटा। साइन 3 थीटा का मतलब क्या होता है, 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए। साइन 3 थीटा का फॉर्मूला लगा दोगे, कौन सा वाला, साइन 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ये फॉर्मूला लगा दोगे। क्लियर मेरे भाई। तो 15/9 को क्या लिख सकते हो, 3 पंजे 15, 3 तिया 9, 5/3। यहां से साइन थीटा से डिवाइड करोगे तो 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा। यहां से देखो मैं, मुझे नजर आ रहा है कि मैं साइन थीटा की वैल्यू इजीली निकाल सकता हूं। साइन 4 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 5/3, उधर 3 माइनस 5/3 यानी कि 4/3। साइन थीटा साइन 4 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 4/3, 4 से आपका 4 कट जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा 1/√3। साइन थीटा बराबर आ जाएगा कितना, 1/√3, 3 माइनस 5/3 यानी कि 4/3, यानी कि साइन थीटा कितना आ जाएगा, 1/√3। क्लियर है ना। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, वैसे तो ये बहुत पॉपुलर भी क्वेश्चन है। साइन थीटा कितना जाएगा, 1/√3। अगर साइन थीटा 1/√3 है तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा, √2/√3। कॉस थीटा कितना हो जाएगा, √2/√3। भाई साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, √2/√3। आप देखो ध्यान से, आप सारे लोग ध्यान से देखेंगे। अगर मैं यहां पे ट्राइंगल BPQ, ट्राइंगल BPQ में फोकस करेंगे, ट्राइंगल BPQ में फोकस करेंगे, बाकी सबको मैं हटा दे रहा हूं। चलो सब, अगर आपको दिक्कत हो रही है तो मैंने बाकी सबको हटा दिया, ठीक है ना। सिर्फ ट्राइंगल BPQ में फोकस करेंगे। ये B है, ये P है, ये साइड कितनी थी, 15 थी। मैं इसमें साइन 2 थीटा कैलकुलेट करता हूं। क्या कैलकुलेट करता हूं, साइन 2 थीटा। भाई ये 2 थीटा एंगल है, साइन 2 थीटा का क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर है H, जो आपको कैलकुलेट करना है, हाइपोटेन्यूज है आपका 15। हाइपोटेन्यूज कितना है आपका, 15। क्लियर, कोई दिक्कत। तो यहां से H आपको निकालना है, H बराबर आ जाएगा 15 साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा का मतलब 2 साइन थीटा कॉस थीटा, साइन 2 थीटा का मतलब 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और साइन थीटा है आपका 1/√3 और कॉस थीटा है आपका √2/√3। क्लियर है कि नहीं। मैं साइन थीटा और कॉस थीटा ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुका हूं। साइन 2 थीटा का मतलब क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा ये रहा, कॉस थीटा ये रहा। क्लियर, ओके। √3 इंटू √3 3, 3 से 15 5 बार कट जाएगा, तो H बराबर आ जाएगा 5 दूनी 10 √2। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो 10 √2 है। क्लियर है कि नहीं, सबको बात समझ में, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बहुत इजी। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो कितना है, 10 √2। क्लियर भाई, कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। बहुत सिंपल था ये, है ना। ये एक फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन है, मैंने उसमें बस न्यूमेरिकल फिगर ऐड किए, उसके अलावा कुछ भी नहीं किया। लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन से क्या होता है कि आपका कंसेप्ट क्लियर होता है। ज्यादा से ज्यादा इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा करो, जिससे आपका होल टॉपिक रिवाइज हो, होलिस्टिक नॉलेज होनी चाहिए एक इंसान को। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो मैंने कल के टेस्ट पेपर में भी डाला था। ये आपका मिक्सचर एंड एलिगेशन का क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 जो भी है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, हाँ। ए वेसल कंटेन्स ए मिक्सचर ऑफ 160 लीटर ऑफ मिल्क एंड वाटर। एक वेसल में मिल्क और वाटर का मिक्सचर है 160 लीटर का। ए वेसल कंटेन्स ए वेसल कंटेन्स ए मिक्सचर ऑफ 160 लीटर of
मिल्क एंड वाटर, मिल्क एंड वाटर, दूध और पानी का 160 लीटर का एक वेसल भरा हुआ है, एक मिक्सचर है, ठीक है, ठीक है। फिर बोला है देन एक्स लीटर मिक्सचर इज टेकन आउट। ये मुझसे किसी ने पूछा था क्वेश्चन, एक्स लीटर मिक्सचर इज टेकन आउट, उसमें से क्या निकाला जाता है, एक्स लीटर मिक्सचर इज टेकन आउट, एक्स लीटर मिक्सचर को बाहर निकाला जाता है, एक्स लीटर मिक्सचर को बाहर निकाला जाता है। एंड 20 लीटर ऑफ मिल्क, उस 20 लीटर ऑफ मिल्क एंड 25 लीटर ऑफ वाटर, 20 लीटर मिल्क और 25 लीटर वाटर उसमें ऐड करते हैं। 20 लीटर मिल्क एंड 25 लीटर वाटर आर एडेड, उसमें हम ऐड करते हैं, आर एडेड। क्लियर, कोई दिक्कत? आर एडेड टू द रिमेनिंग मिक्सचर, आर एडेड टू द रिमेनिंग मिक्सचर। क्लियर है कि नहीं? आर एडेड टू द रिमेनिंग मिक्सचर, ठीक है। चलिए, रिमेनिंग मिक्सचर में 25 लीटर वाटर और 25 लीटर वाटर और 20 लीटर मिल्क ऐड करते हैं। इफ द डिफरेंस बिटवीन, if the difference between quantity of, if the difference between quantity of milk and water, if the difference between quantity of milk and water is 100, then find x। जो मिल्क और वाटर की क्वांटिटी का डिफरेंस दे रखा है 100, द डिफरेंस बिटवीन क्वांटिटी ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 100, देन फाइंड x। आपको x की वैल्यू निकालनी कि x की वैल्यू कितनी है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन है 27, 36, 45, 54। जल्दी से बनाओ, जल्दी से बनाए इस क्वेश्चन को। क्लियर है? देखो, एक वेसल है जिसमें एक दूध और पानी का 160 लीटर का मिक्सचर है, इसमें से x लीटर मिक्सचर को बाहर निकाला जाता है और फिर 20 लीटर मिल्क और 25 लीटर वाटर उसमें ऐड कर दिया जाता है टू द रिमेनिंग मिक्सचर में। यदि मिल्क और वाटर की जो क्वांटिटी है उसका डिफरेंस अब 100 हो तो आपको x की वैल्यू बतानी है। क्लियर? अरे कोई दिक्कत है इसमें? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। देखो मैं आपको बताता हूं कि एक मिल्क और वाटर, मिल्क और वाटर, सब लोग ध्यान से समझेंगे। A vessel contains a mixture of 160 liter of milk and 20 लीटर ऑफ वाटर। मिल्क एंड, आपको वाटर की क्वांटिटी भी दे रखी है 20 लीटर, आपको वाटर की क्वांटिटी भी दे रखी है 20 लीटर, मिल्क की भी क्वांटिटी है, वाटर की भी क्वांटिटी देखिए। दो तरीके से मैं आपको इस क्वेश्चन को बताऊंगा, मिल्क है, वाटर है। ए वेसल कंटेन्स 160 लीटर मिल्क और 20 लीटर वाटर। एक वेसल में 160 लीटर मिल्क है, 20 लीटर वाटर है। क्लियर है कि नहीं? अब इसमें से x लीटर मिक्सचर बाहर निकाला जाता है। सबसे पहले तो आप ये कंसेप्ट समझोगे कि जैसे कोई वेसल होता है, वेसल में क्या होता है, मिक्सचर होता है मिल्क और वाटर का। अगर मैं किसी वेसल में से मिक्सचर बाहर निकालता हूं तो उसमें जो मिक्सचर निकल के आएगा वो उसी रेशियो में निकल के आएगा जिस रेशियो में मिक्स होता है। जैसे यहाँ पे 160 और 20 है, 160 और 20 है, एक वेसल में 160 लीटर मिल्क है, 20 लीटर वाटर है, तो यहाँ पे मिल्क और वाटर का जो रेशियो देख रहे हो आप लोग वो कितना है, 8:1 है। यहाँ पे मिल्क और वाटर का जो रेशियो देख रहे हो वो 8:1 है। अगर मैं इसमें से मिक्सचर बाहर निकालूंगा तो आपका इसी रेशियो में मिक्सचर बाहर निकलेगा। यानी कि सपोज आपका 8 लीटर मिल्क बाहर निकल रहा है तो वाटर भी आपका कितना निकलेगा, 1 यूनिट निकलेगा। वाटर कितना निकलेगा आपका, 1 यूनिट। क्लियर है कि नहीं भाई? मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो 8:1 है, तो इसमें मिल्क और वाटर 8:1 के रेशियो में मिक्स है। यदि आपका मिल्क 8 लीटर बाहर निकलेगा तो आपका वाटर 1 यूनिट बाहर निकलेगा। तो यहां से x लीटर मिक्सचर बाहर निकाला जाता है। कितने मिक्सचर बाहर निकाला जाता है, x लीटर मिक्सचर। तो x लीटर मिक्सचर किस रेशियो में निकलेगा, 8:1 के रेशियो में निकलेगा, 8:1 के रेशियो में निकलेगा। तो यहां से सपोज 8k मिक्सचर निकलता है तो यहां से भी कितना मिक्सचर निकलेगा, k मिक्सचर बाहर निकलेगा। क्लियर है कि नहीं? बात समझ आ रही कि नहीं? तो पहले मिल्क 160 था, अब मैंने क्या 8k बाहर निकाल लिया। पहले वाटर 20 था, अब क्या था, मैंने k बाहर निकाल लिया। उसके बाद क्वेश्चन में क्या बोला है कि 20 लीटर तो मिल्क ऐड किया गया और 25 लीटर वाटर ऐड किया गया, और अब मिल्क और वाटर के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, 100 है, और आपसे x की वैल्यू पूछी है। तो जो टोटल मिल्क है वो 160 प्लस 20 यानी कि 180 माइनस 8k है, ये टोटल मिल्क है। अगर मैं टोटल वाटर की बात करूं तो टोटल वाटर कितना है,
45 माइनस के है, और इनके जो बीच का डिफरेंस है यही तो कितना दिया आपको, 100 दिया है। क्लियर है कि नहीं? इनके जो बीच का डिफरेंस है वो कितना दिया आपको, 100 दिया है। 180 में से 145 गया तो 135, माइनस का 8 प्लस का के, ये कितना हो जाएगा, माइनस का 7 के बराबर 100। ये 135 माइनस 100 कितना हो जाएगा, 35 बराबर 7 के, और के बराबर आ जाएगा 5। के की वैल्यू कितनी आएगी, 5 लीटर। क्लियर है भाई? बताओ किसी को दिक्कत है यहाँ पे? हाँ, रेशियो से फास्ट हो जाएगा, ठीक है, वेरी गुड। के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। यहाँ पे एग्जैक्ट रेशियो की कैलकुलेशन नहीं लग सकती। के की वैल्यू कितनी आ गई, 5। के की वैल्यू 5 आई है, आपसे एक्स की वैल्यू पूछी, आपसे ये पूछा कि टोटल मिक्सचर कितना बाहर निकला होगा, तो टोटल मिक्सचर कितना बाहर निकला है, 9 के। टोटल मिक्सचर कितना बाहर निकला है, 9 के की वैल्यू 5 है, तो आपका आंसर कितना आ गया, टोटल मिक्सचर जो एक्स बाहर निकला होगा वो कितना होगा, 45 लीटर। कितना बाहर निकला होगा, 45 लीटर। इजी है ना? ठीक है, कितना, 45 लीटर। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था, इसमें कोई बहुत ज्यादा दम नहीं था, लेकिन आपको इस क्वेश्चन में कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी। ध्यान से देखो, सिर्फ आपको बिना कुछ करे ही ऑप्शन से इस क्वेश्चन को बना सकते थे सब लोग। ध्यान से देखो, मिल्क कितना दिया था, 160 लीटर। वाटर कितना दिया था, 20 लीटर। उसके बाद इसमें से मिक्सचर निकाला, उसके बाद इसमें से मिक्सचर निकाला, तो यहां से भी कुछ मिक्सचर गया हो, यहां से कुछ मिक्सचर गया हो, आई डोंट केयर। और उसके बाद मैंने 20 लीटर वाटर ऐड किया, और उसके बाद मैंने 25 लीटर वाटर क्या किया, ऐड किया। और इन मिल्क और वाटर के बीच का डिफरेंस क्या है, 100 है। मिल्क और वाटर के बीच का डिफरेंस क्या है, 100। और ये जो 100 है ये 5 का मल्टीपल होता है। क्या होता है, 5 का मल्टीपल। इनके जो बीच का डिफरेंस है वो क्या है, 100 है, वो क्या है, 5 का मल्टीपल है। 160 भी 5 का मल्टीपल है, 20 भी 5 का मल्टीपल है, ये 20 भी 5 का मल्टीपल है, 25 भी 5 का मल्टीपल है। यानी कि यहां पे जो दोनों नंबर हैं वो भी दोनों 5 के मल्टीपल होने चाहिए, तभी मिल्क और वाटर का जो डिफरेंस है वो 5 का मल्टीपल यानी 100 आ पाएगा। 5 का मल्टीपल यहां पे होने चाहिए दोनों, और ऑप्शन भी आपका 5 का मल्टीपल होना चाहिए। एक ही ऑप्शन 5 का मल्टीपल है, 45। तो ये आपका आंसर हो गया। क्लियर? कोई दिक्कत है? अब बताओ, इसमें किसी को कोई दिक्कत है? बहुत इजी था ये, आपको बिना करे ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है ना भाई? ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 है ना। क्वेश्चन नंबर 10 आपका सबसे फेवरेट टॉपिक से, जिसमें लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, और जो मेरे हिसाब से सबसे आसान टॉपिक है। सबसे आसान टॉपिक, दैट मींस प्रॉफिट एंड लॉस, है ना। प्रॉफिट एंड लॉस सबसे आसान टॉपिक होता है। चलिए, प्रॉफिट एंड लॉस थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है, थोड़ा डिफिकल्ट है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 सब लोग ध्यान से देखेंगे, थोड़ी लैंग्वेज बड़ी है इसकी। ए शॉपकीपर marks an item, a shopkeeper marks an item 44% above the cost price। एक शॉपकीपर क्या है कि अपने आइटम को कॉस्ट प्राइस से 44% अबव मार्कअप करता है। ठीक है, अबव इट्स कॉस्ट प्राइस, अबव इट्स कॉस्ट प्राइस। लेकिन यहां पे इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको ध्यान से देखेंगे, इंपॉर्टेंट लाइन को ध्यान से देखेंगे। लीविंग लीविंग असाइड लीविंग असाइड its transport charges, leaving aside its transport charges। जबकि वो उस कॉस्ट प्राइस में ट्रांसपोर्ट चार्जेस इंक्लूड नहीं कर रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस में जो नॉर्मली खेल होता है वो लैंग्वेज का ही खेल होता है, कि एक शॉपकीपर है, उसने अपने आइटम को कॉस्ट प्राइस से 44% अबव मार्कअप किया, लेकिन उसमें उसने ट्रांसपोर्ट चार्जेस को इंक्लूड नहीं किया। ट्रांसपोर्ट चार्जेस विच इज 5% ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस। और जो ट्रांसपोर्ट चार्जेस हैं वो सेलिंग प्राइस का 5% है। इफ इफ द शॉपकीपर इफ द शॉपकीपर सोल्ड द आइटम एट 25% डिस्काउंट, शॉपकीपर जो है वो आइटम को 25% डिस्काउंट पे सेल करता है। शॉपकीपर जो आइटम को 25% डिस्काउंट पे सेल करता है, एंड स्टिल अर्नड, एंड उसके बावजूद भी, एंड स्टिल अर्नड कितना, 3.9 रुपीज की कमाई करता है। इसके बावजूद भी वो कितने की कमाई करता है, 3.9 रुपीज की कमाई करता है ऑन दी ओवरऑल ट्रांजेक्शन, पूरे के पूरे ट्रांजेक्शन में। इसके बावजूद भी वो 3.9 रुपीज की कमाई करता है। क्लियर है कि नहीं? देन फाइंड
देन फाइंड टोटल सीपी ऑफ आर्टिकल, की उस आर्टिकल का टोटल कॉस्ट प्राइस कितना है, ये आपसे पूछा है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है प्रॉफिट एंड लॉस का, इसको बनाएंगे जल्दी से। मैंने इस पे बहुत कम क्वेश्चन कराएंगे आपको प्रॉफिट एंड लॉस पे। ऑप्शन है 131.7 रुपी, 158.1 रुपी, 171.275 रुपी, क्लियर है कि नहीं, एंड द लास्ट ऑप्शन इज 177.35 रुपीज। क्लियर है, करो। ठीक है, चलिए। एक शॉपकीपर है जो किसी सामान को इसके कॉस्ट प्राइस से 44% एबव पर मार्कअप करता है और कोई भी ट्रांसपोर्ट चार्ज उसमें इंक्लूड नहीं किया है, मतलब ट्रांसपोर्ट चार्ज को उसने अलग छोड़ा है, और जो ट्रांसपोर्ट चार्ज है वो उसके सेलिंग प्राइस का 5% है। यदि शॉपकीपर जो है अपने आइटम को 25% के डिस्काउंट पे बेचता है और उसके बावजूद भी उसे 3.9 रुपए का प्रॉफिट होता है ओवरऑल ट्रांजैक्शन में, तो आपसे पूछा है उस आर्टिकल का टोटल कॉस्ट प्राइस कितना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो इस टाइप के क्वेश्चन को हमेशा लॉजिक से बनाया करो, एक्स वगैरह मानने की आपको कोई जरूरत नहीं है। देखो 44% को अगर आप फ्रैक्शन में लिखोगे तो मतलब होता है 44/100 यानी कि 11/25। 44% अगर को आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो तो 11/25 आएगा। क्लियर है कि नहीं। ये जो 25 होती है ये ओरिजिनल वैल्यू होती है, और ये जो मतलब जो डिनोमिनेटर में वैल्यू होती है ओरिजिनल वैल्यू होती है, और जो ऊपर वैल्यू होती है न्यूमरेटर में ये इंक्रीज्ड या डिक्रीज्ड वैल्यू होती है। क्लियर है कि नहीं, चेंज्ड वैल्यू होती है। अब 44% का मतलब कितना हो गया आपका 11/25। 44% का मतलब कितना हो गया 11/25, यानी कि एक आदमी ने मार्कअप कितना किया 44%, यानी कि सपोज उसका कॉस्ट प्राइस जो है वो 25 है तो उसने 11 रुपए ज्यादा मार्कअप किया होगा, तो मार्क प्राइस कितना रहा होगा उसका 36 रुपए रहा होगा। अगर 25 रुपए उसका कॉस्ट प्राइस है तो मार्क प्राइस उसका कितना रहा होगा 36 रुपए रहा होगा। क्लियर है कि नहीं। ये तो पहली लाइन का मतलब है। लेकिन उसमें क्या किया, ये जो कॉस्ट प्राइस है ये आपका टोटल कॉस्ट प्राइस नहीं है, इसमें आपके ट्रांसपोर्ट चार्जेस इंक्लूड नहीं है। अब देखिए मार्केट प्राइस आपका 36 है, क्वेश्चन में ये बोला है कि जो डिस्काउंट है वो 25% डिस्काउंट दे जाता है, दुकानदार अपने सामान को 25% डिस्काउंट पे बेचता है। तो 36 रुपए अगर मार्क प्राइस है, अगर इस पे 25% डिस्काउंट दोगे यानी कि 1/4 डिस्काउंट दोगे, तो 36 का 1/4 9 रुपए डिस्काउंट दोगे, यानी कि आप उस सामान को कितने रुपए में सेल करोगे 27 रुपए में सेल करोगे। यानी कि उस आर्टिकल का जो सेलिंग प्राइस होगा वो कितना होगा 27 होगा। आर्टिकल का सेलिंग प्राइस कितना होगा 27 होगा। बात समझ में। आर्टिकल का सेलिंग प्राइस 27 रुपीज है, और जो आपका जो ट्रांसपोर्ट चार्जेस हैं, जो आपके ट्रांसपोर्ट चार्जेस हैं वो इस कॉस्ट प्राइस में इंक्लूड नहीं थे। जो ट्रांसपोर्ट चार्जेस हैं वो आपके सेलिंग प्राइस का 5% है, तो सेलिंग प्राइस 27 है। 27 5% का मतलब कितना होता है 1/20। तो जो आपके ट्रांसपोर्ट चार्जेस हो जाएंगे वो 27 का 1/20, 27 का 1/10 क्या होता है 2.7, 2.7 का भी हाफ करोगे तो कितना आएगा 1.35, यानी कि जो आपके ट्रांसपोर्ट चार्जेस हैं वो कितने होंगे 1.35 रुपीज। क्लियर है कि नहीं, कितना होगा 1.35। बहुत सिंपल सा है 1.35। ठीक है, तो आपका जो टोटल कॉस्ट प्राइस होना चाहिए मेरे भाई, जो आपका टोटल कॉस्ट प्राइस होना चाहिए वो 25 प्लस 1.35 होना चाहिए। जो आपका टोटल कॉस्ट प्राइस होना चाहिए वो 25 प्लस 1.35 होना चाहिए, और जो आपका सेलिंग प्राइस है वो कितना है 27। तो 25 प्लस 1.35 का सामान अगर 27 में बिकेगा तो आदमी को प्रॉफिट कितना हो रहा है 0.65 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं, कितने का प्रॉफिट हो रहा है 0.65 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। क्लियर है कि नहीं भाई। 25 प्लस 1.35 कितना होता है 26.35। 26.35 आदमी का टोटल कॉस्ट प्राइस होना चाहिए। क्लियर है कि नहीं। और 26.35 रुपए का सामान कितने में बिक रहा है 27 रुपए में बिक रहा है, तो प्रॉफिट कितने का हुआ 0.65 रुपए का प्रॉफिट हुआ कि नहीं। जो 0.65 रुपए का प्रॉफिट हुआ है वही आपको कितना दिया है 3.9 रुपए की कुल दिया है। 0.65 का प्रॉफिट ही कितना दिया आपको 3.9 रुपए के, यानी कि एक यूनिट की जो वैल्यू हो जाएगी वो 3.9 अपॉन 0.65 यानी कितनी हो जाएगी 6 रुपए। एक यूनिट की जो वैल्यू हो जाएगी वो 6 रुपए के बराबर हो जाएगी। क्लियर है सबको बात समझ में आई। एक रुपए की जो वैल्यू 6 रुपए, एक यूनिट की जो वैल्यू 6 रुपए के बराबर हो जाएगी। आपसे क्या पूछा है क्वेश्चन में, आपसे टोटल कॉस्ट प्राइस पूछा आर्टिकल का। जो टोटल कॉस्ट प्राइस हो जाएगा वो 26.35 गुणा 6 हो जाएगा। टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 26.35 गुणा 6, यानी कि क्या हो जाएगा आपका आंसर ये सेकंड ऑप्शन 158.1। अरे क्लियर है, कोई दिक्कत है किसी को इसमें।
एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कॉस्ट प्राइस मैंने 25 मान लिया, उस पर 11 रुपए ज्यादा, मार्क प्राइस 36 हो गया। 36 पे 25% डिस्काउंट दोगे तो कितने का सामान हो जाएगा? 27 रुपए का सामान हो जाएगा। लेकिन उसमें ट्रांसपोर्ट चार्जेस इंक्लूड नहीं थे, तो 27 का 5% जो ट्रांसपोर्ट चार्जेस है वो कितना 1.35 आई। टोटल कॉस्ट प्राइस 25 प्लस 1.35 26.35 होना चाहिए। 26.35 रुपए का सामान कितने में बिक रहा है? 27 में बिक रहा है। तो 0.65 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है, जो कि कितने के इक्वल दिया आपको? 3.9 रुपए के इक्वल दिया है। तो एक यूनिट की वैल्यू 3.9 अपॉन 0.65 यानी कि 6 रुपए के बराबर होनी चाहिए। एक यूनिट की वैल्यू 6 रुपए के बराबर। लेकिन आपसे क्या पूछा है? टोटल कॉस्ट प्राइस पूछा है। टोटल कॉस्ट प्राइस का मतलब कॉस्ट प्राइस प्लस ट्रांसपोर्ट चार्जेस बोथ, यानी कि 26.35 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 26.35 गुणा 6 यानी कि 158.1। क्लियर? कोई दिक्कत है? सबको बात समझ में? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। तो ये हैं आपके पूरे पूरे के पूरे 10 क्वेश्चन हो गए आपके, है ना। क्लियर भाई? आपस में लगे, हाँ इजी था, इजी था। प्रॉफिट एंड लॉस से, प्रॉफिट एंड लॉस का मतलब क्या है? लॉजिक। प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन आपको कोई बहुत बड़ा नहीं मिलेगा कि इसमें ज्यादा होगा, लेकिन उसकी प्रॉफिट एंड लॉस के हर क्वेश्चन की कैलकुलेशन मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 या 3 लाइन की होती है, लेकिन उसमें जो लॉजिक लगता है वो ज्यादा डेंजरस होता है। जब मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस डिटेल में समझाऊंगा, डिसऑनेस्ट डीलर, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन और ये सब, तब आपको मजा आएगा, तब उसको डिटेल में समझेंगे। ठीक है भाई? तो अभी के लिए क्वेश्चन नंबर 7 नहीं हुआ, क्वेश्चन नंबर 7 बाद में किसी नेक्स्ट क्लास में करा देंगे। तो अभी के लिए आप इतना ही रहने देते हैं। देखो दो पार्ट में स्प्लिट हो गई ये वीडियो, 30 ये जो हार्ड क्वेश्चन की चीज है, दो पार्ट में स्प्लिट हो गई है। 44 मिनट की दो वीडियो बनी है, दोनों को देखें। एक दोनों वीडियो अपलोडेड हो जाएंगी लाइव स्ट्रीमिंग होने के बाद, दोनों वीडियो देखनी है। दोनों में मैंने 5-5 क्वेश्चन एक्सप्लेन किए। क्लियर? तो अभी इतना ही रहने देते हैं, और अगले संडे मिलेंगे फिर डेली हार्ड क्वेश्चन की चीज में। और कल भी आपका ज्योमेट्री का लेक्चर आएगा। तो ऐसा हो सकता है कि आपकी जो ऑनलाइन स्ट्रीमिंग, जो लाइव क्लास की टाइम शेड्यूल है, वो थोड़ा सा चेंज करना पड़े, इधर उधर करना पड़े, क्योंकि हमको टाइम अपने हिसाब से एडजस्ट करना पड़ सकता है। ठीक है भाई? ओके, अपना ध्यान रखेंगे, और इन क्वेश्चंस को एक बार रिवाइज कर लेंगे। अगर किसी भाई को एक बार में समझ में ना आया हो तो वीडियो को रिवाइंड करके देख लें, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है? ओके, टेक केयर, बाय बाय।